Good morning students. Now we continue our chapter 2 unit and measurement and our topic जो रनिंग में चल रहा था वो था एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस और इन एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस वी स्टडीड अबाउट द 3 एप्लीकेशंस. फर्स्ट एप्लीकेशन इज द वैलिडिटी ऑफ गिवन फार्मूला. उसमें गिवन फार्मूले की वैलिडिटी हम चेक करते हैं, उसको ये करेक्टनेस चेक करते हैं. कैसे चेक करते हैं? LHS और RHS की डायमेंशन लिखकर हम उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं. सेकंड यूज हमने पढ़ा इसका कि यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन फाइंड आउट करना, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको दी हुई है और वो फिजिकल क्वांटिटी अगर किन्हीं अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है तो उनका आपस में क्या रिलेशन बनता है, तो वो रिलेशन मेंटेन करना हमने सीखा. थर्ड यूज हमने पढ़ा इसका कि एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में ले जाना, यानी MKS से CGS या CGS से MKS में कन्वर्जन हमने सीखा. नाउ द फोर्थ यूज ऑफ द डायमेंशन इज द टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट. फोर्थ यूज है आपका to find the dimensions constant and variables. यानी आपको कोई डायमेंशनल इक्वेशंस दी हुई है तो आपको उसके कांस्टेंट और वेरिएबल्स निकालने हैं इन द गिवन इक्वेशन. ठीक है, यानी कोई इक्वेशन है आपको दी गिवन है और उस इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट हैं उन कांस्टेंट्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का सीधा सा तरीका है कि इसके अंदर भी हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को काम में लेते हैं. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वर्क करती है. तो यहाँ पर द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कैन बी फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. दैट इज द क्वांटिटी एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर क्वांटिटी आर द सेम एज दैट ऑफ द क्वांटिटी टू विच इट इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड. तो इस पूरी जो मैंने अभी पैराग्राफ बोला उस पैराग्राफ का एक सिंपल सा समरी ये है कि यहाँ पर जब कोई इक्वेशन हमें गिवन है और इस इक्वेशन में अगर कोई कांस्टेंट या वेरिएबल हमें गिवन है तो उस कांस्टेंट या वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल को यूज में लेते हैं. और होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई इक्वेशन फॉर्म में अगर आपको कोई फॉर्मूला गिवन है तो आप उस इक्वेशन को सेमी इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए और सेमी इक्वेशन में कन्वर्ट करके आप उसके कांस्टेंट और वेरिएबल्स वैल्यू निकाल सकते हैं. तो मैं स्टार्टिंग करता हूं सबसे सिंपल एग्जांपल से. ये आप आपकी कॉपी में भी राइट कर लीजिएगा क्योंकि आपकी बुक में शायद ये एग्जांपल हो या ना हो, लेकिन मैं आपको एक दो एग्जांपल बहुत सिंपल बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा. तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं F इक्वल्स टू A प्लस BT. ओके, वेयर हमें कहा गया है कि यहाँ पर F तो है आपका फोर्स और T है आपका टाइम. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें गिवन है. हमसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ, जो हमारा क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ A एंड B. हमें A और B की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, A और B मेरे लिए कांस्टेंट है और ये मेरी एक इक्वेशन है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे एक सेमी इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूं. तो सेमी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर, तो हम लिखते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सबसे पहले F इक्वल्स तो हो जाएगा A. फर्स्ट इक्वेशन सेमी इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई तो A की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, F की डायमेंशन क्या होती है M1 L1 T-2. आई होप कि कुछ डायमेंशंस तो आप लोगों ने लर्न कर ली होगी. ठीक है, तो A की वैल्यू ये आ गई आपकी. नाउ द F इक्वल्स टू BT. तो F इक्वल्स टू जब हम BT लेंगे तो यहाँ से B की वैल्यू निकालते हैं F बाई T. तो F तो हो गया M1 L1 T-2 और T हो गया सिंपल T1. तो ये हो गया आपका M1 L1 T-3 दिस वन. तो ये आपकी A और B कांस्टेंट्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई. तो बहुत सिंपल सा मेथड है, इस मेथड से हमें वर्क करना है. ओके, जैसे एक क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है, एक वांडरवाल इक्वेशन है, वांडरवाल गैस इक्वेशन. ये हम लोग आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वांडरवाल गैस इक्वेशंस क्या होती हैं. ये वांडरवाल ने अपनी गैस इक्वेशन क्यों दी, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा कॉपी में आपकी में. वांडरवाल ने गैस इक्वेशन क्यों दी, क्योंकि जब हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं, केमिस्ट्री में आएगी आइडियल गैस इक्वेशन भी, अगर आपको ध्यान हो PV इक्वल्स टू nRT. तो इस आइडियल गैस इक्वेशंस में कुछ ड्रॉबैक्स थे. उन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए वांडरवाल ने इस इक्वेशन में कुछ करेक्शन किया और इस इक्वेशन में करेक्शन करने के बाद में इसे वांडरवाल रियल गैस इक्वेशन हम कहते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है जिसमें आपको वांडरवाल गैस इक्वेशन दी हुई है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल्स टू RT. ये आपको क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपसे कहा गया है कि P तो प्रेशर है, ये सब चीज़ें दी जाएगी क्वेश्चन में आपको. P प्रेशर है, ठीक है, V आपका यहाँ वॉल्यूम है, P आपका टेम्परेचर है. ठीक है, T हो गया आपका टेम्परेचर.
तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू ए और बी की। वापस किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? ए और बी की। बहुत सिंपल सा मेथड है कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, प्लस माइनस की फॉर्म में है ना, एडेड और सब्सट्रैक्शन। जहां एडिशन और सब्सट्रैक्शन की फॉर्म आ जाती है वहां आप उन्हें सेमी इक्वेशन में डिवाइड कर सकते हो। तो जैसे p प्लस ए बाई बी स्क्वायर है तो इसकी सेमी इक्वेशन बना दी मैंने, सॉल्यूशन। अब यहाँ इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि सर एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग करते हैं। कई के माइंड में आ रहा होगा अभी भी कि सर का क्या कर रहे हैं, सर ने तो बताया था कि एलएचएस का एक टर्म लेना है और आरएचएस को ब्रैकेट्स में तोड़ते चलो, आरएचएस को सेमी इक्वेशन में तोड़ते चलो। बट I always says that principle of homogeneity say that if the equation are in form of addition or subtraction, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, if the equation are in the addition or subtraction then we divided it in semi equation, हम उस equation को semi equation में divide कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ये addition और subtraction की फॉर्म में है तो मैं इसे एक semi equation में डिवाइड करता हूँ। तो semi equation में जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये मेरा आ गया p इक्वल्स टू a बाय v स्क्वायर। ओके, यहां से हम a की वैल्यू निकालते हैं तो a इक्वल्स हो गया आपका पी वी स्क्वायर। P तो आपका प्रेशर है और V क्या है आपकी वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रेशर का डायमेंशन होता है m1 L-1 T-2 और वॉल्यूम होता है आपका L3, तो L3 की पावर 2 है तो ये हो गया आपका L6। यही हुआ। अब बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी तो 6 - 1 इज 5। तो आपका फाइनली A कितना आ गया m1 L5 T-2। बहुत सिंपल मेथड से चल रहे हैं हम लोग। अब सेकंड इक्वेशन तो v माइनस बी है तो इसे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं मैं, सेमी इक्वेशन में क्रिएट करके v इक्वल्स टू b और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इज L3। तो ये आपके b की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। यहीं से हमसे क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम at right angle to x axis is given by the number of particle passing through unit area per unit time at right angle of x axis is given by। तो यहां हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं। कैपिटल M इक्वल्स टू हमें गिवन है कैपिटल D n2 - n1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, यह हमें गिवन है इस जगह पे और इक्वेशन में हमें दे रखा है कि n1 एंड n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। n1 एंड n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और x1 और x2 की अगर हम बात करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम एट रेस्पेक्टिवली x1 एंड x2। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट D, यानी D का डिफ्यूजन फॉर्मूला आपको निकालना है। यानी D का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, तो D इक्वल्स टू, अगर D का फॉर्मूला मुझे निकालना है तो मुझे इन सब क्वांटिटीज को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गई x2 - x1 और ये हो गई n2 - n1। ठीक है, ये हो गया यहां पर। अब m क्या था यहां पर, m इज द m है नंबर ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू। m क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर टाइम। तो पर यूनिट एरिया पर टाइम का मतलब हो गया कि m हो गया आपका पर यूनिट एरिया यूनिट टाइम। तो 1/80 पर यूनिट एरिया पर टाइम। तो जहां भी पर आ जाता है, पर का मतलब होता है 1 में। ठीक है, तो यहां पर इसका जो m का डायमेंशन आएगा वो तो आएगा एरिया का तो L2 × T1। ठीक है, अब x2 - x1 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोजीशन को। तो x2 - x1 पोजीशन है तो पोजीशन सिंपल L1।
ठीक है। अब n2 माइनस n1 की बात करें तो n2 माइनस n1 क्या है, यहां पर n2 माइनस n1 है पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो n2 माइनस n1 ये टोटल पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पर यूनिट वॉल्यूम यानी 1/L3। इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर 1/L3 इसका आएगा और 1/L3 इसका आएगा, नो, n2 माइनस n1 इज अ कंबाइंड। ये n2 माइनस n1 को जब सॉल्व करोगे तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल लिख लेंगे, इसलिए 1/L3 आएगा। ओके, तो अब इससे सॉल्व करते हैं, तो इससे तो ये एक पावर गई, L3 ऊपर चला जाएगा, देन दिस इज L3 अपॉन, ये सॉल्व कर देते हैं इसको, L3 अपॉन LT1, तो ये हो जाएगा आपका L2T माइनस 1। तो ये आपकी D का डायमेंशन आ गया आपका m0 L2T माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 यूजेज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मैं इसके अलावा भी आपको होमवर्क में क्वेश्चंस भी दूंगा जब ये चैप्टर अपना कंप्लीट होगा, उसके बाद शीट पूरी एक प्रोवाइड करूंगा जो आपको सॉल्व आउट करनी है और फिर सॉल्व करके आपको मुझे वापस भेजना भी है, तो इनकी प्रैक्टिस रखें। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डीमेरिट्स ऑफ डायमेंशनल मेथड। डायमेंशनल मेथड हम काम में तो लेते हैं, लेकिन डायमेंशनल मेथड्स की डीमेरिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन सम और डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, देन रिलेशन बिटवीन देम कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड बाय डायमेंशनल मेथड। फॉर एग्जांपल v इक्वल्स टू u प्लस 80। सबसे पहले यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें गिवन है और वो फिजिकल क्वांटिटी अगर सम और डिफरेंस की फॉर्म में है, तो फिर हम उन फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते। मतलब वो प्रोपोर्शनल वाला मेथड यहाँ पर काम नहीं करेगा कि भाई एक चीज प्रोपोर्शनल करके 3 चीजों पर डिपेंड कर रही है, तो वो मेथड यहाँ पर काम नहीं करता है। तो पहली डीमेरिट तो ये हो गई। सेकंड डीमेरिट कहती है द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट प्रेजेंट इन फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय डायमेंशनल मेथड। तो कांस्टेंट की जो वैल्यूज है वो डायमेंशनल मेथड से डिटरमाइन नहीं की जा सकती, यानी उनका नंबर वैल्यू हम डायमेंशनल मेथड से नहीं निकाल सकते। थर्ड वन है इफ इन मैकेनिक्स एनी क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 क्वांटिटीज देन द रिलेशन बिटवीन देम कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है तो फिर वहां पर रिलेशन मेंटेन नहीं हो सकता, वहां पर आप नया फॉर्मूला नहीं बना सकते। यानी मैक्सिमम एक फिजिकल क्वांटिटी 3 फिजिकल क्वांटिटीज पर ही डिपेंड करेगी, तभी जाकर वो वहां रिलेशन मेंटेन हो सकता है या फॉर्मूला बन सकता है। नेक्स्ट है द एनालिसिस ऑफ दोज इक्वेशंस कैन नॉट बी डन इन विच ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा एसेट्रा, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम टर्म्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो डायमेंशनल मेथड है उस डायमेंशनल मेथड से उन क्वांटिटीज को एनालिसिस नहीं किया जा सकता जिन क्वांटिटीज के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। उन क्वांटिटीज को या उन इक्वेशंस को हम एनालिसिस नहीं कर सकते। तो ये 4 डीमेरिट्स हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि डायमेंशनल मेथड में भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।